नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एबीपी गंगा देख रहे हैं आपके साथ मैं हर्षा शर्मा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी के पुरोला में आज बुलाई गई महापंचायत को हिंदू संगठनों ने रद्द कर दिया, लेकिन महापंचायत में शामिल संगठनों का कहना है कि धारा 144 लगाए जाने के विरोध में आज दुकानें बंद रहने वाली हैं। महापंचायत बुलाने वाले संगठनों में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी परिषद, पुरोला व्यापार संघ, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद शामिल है। धारा 144 के विरोध में बाजार बंद रखने का यहां पर ऐलान किया गया। प्रशासन ने महापंचायत करने की यहां पर इजाजत नहीं दी, जिसके चलते हिंदू संगठनों ने जो महापंचायत बुलाई थी उसको फिलहाल रद्द कर दिया गया। तो उत्तरकाशी के पुरोला में ये महापंचायत बुलाई गई थी, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, पुख्ता इंतजाम है और ऐसे में धारा 144 भी लागू है, जिसके विरोध में आज बाजार भी बंद रहने वाले हैं। तो लंबे समय से यहाँ पर इस महापंचायत की तैयारियां चल रही थी। हिंदू संगठनों द्वारा यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन फिलहाल प्रशासन द्वारा यहाँ पर इजाजत नहीं मिलने पर महापंचायत को करने का जो ऐलान था उसको रद्द कर दिया गया। जो हमारी कल प्रस्तावित जो महापंचायत थी दिनांक 15 जून को, उस महापंचायत पुरोला में जो कि कल दिनांक 15/6/16 को पुरोला नगर क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित थी, उत्तराखंड सरकार और जिला प्रशासन की दमनकारी नीतियों के चलते अनिश्चित समय के लिए स्थगित की जाती है। जैसा कि आप सभी लोगों के संज्ञान में है कि स्थानीय प्रशासन ने आज 10:15 पर महारैली को रोकने के लिए नगर क्षेत्र में धारा 144 लागू करनी थी। फिर उसके बाद निर्णय लिया गया कि महापंचायत को नगर क्षेत्र से बाहर किया जाए, जिसकी भनक लगते ही फिर प्रशासन ने ठीक 4 बजे साय संपूर्ण पुरोला तहसील यानी कि पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही इस महापंचायत में बाहर से शामिल होने वाले लोगों को भी नज़रबंद कर दिया गया है। यह महापंचायत फिलहाल कुछ समय के लिए स्थगित की जाती है, लेकिन यथा समय इस महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस महापंचायत का उद्देश्य आप लोगों को बताना चाहेंगे। जो महापंचायत इसका उद्देश्य पृथक उत्तराखंड राज्य के सपनों को साकार कराने के लिए वह सनातन धर्म को बनाए रखने के उद्देश्य से किया जा रहा था। दुनिया भर में इस्लामी तालीम के लिए विख्यात दारुल उलूम के छात्र अंग्रेजी या फिर किसी दूसरी भाषा नहीं पढ़ पाएंगे। अब दारुल उलूम में पढ़ने के दौरान छात्र ऐसा नहीं कर सकेंगे। ये फरमान दारुल उलूम ने जारी किया है। आदेश ना मानने वाले छात्र को निष्कासित कर दिया जाएगा। दारुल उलूम का कहना है कि मदरसा हमारा दीन है, हमारी दुनिया नहीं। इसलिए छात्र पहले अच्छे आलिम दीन और फिर उसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर या फिर वकील बने, क्योंकि 2 कश्ती में सवार होने वाला कभी भी मंजिल नहीं पा सकता। दारुल उलूम ने कहा कि वो अंग्रेजी, कंप्यूटर या आधुनिक शिक्षा का विरोध नहीं करता, बल्कि संस्था के अंदर बाकायदा इसके विभाग भी हैं, लेकिन बाहर या फिर अपने तौर पर शिक्षा हासिल करने के कारण दारुल उलूम देवबंद में दाखिला लेने के मकसद से छात्र भटक रहे हैं और इसलिए छात्रों को अभी इसी शिक्षा पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने ये एडमिशन लिया। पुरोला महापंचायत बुलाने वाले संगठनों की मांग थी कि उत्तराखंड में हिमाचल की तरह भू कानून, लव जिहाद और लैंड जिहाद रोकने के लिए कानून, गैर हिंदुओं को 4 धाम यात्रा से दूर रखना, वक्फ बोर्ड को या तो समाप्त किया जाए या फिर इसी के तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाया जाए। परिषद की ये भी मांग थी कि पुलिस वेरिफिकेशन ड्राइव चलाए और जो भी नाम बदलकर कारोबार कर रहा है या किराए पर रह रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई के साथ ही मकान मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो ये तमाम मांगे जिसको लेकर यहाँ पर महापंचायत की जानी थी, लेकिन फिलहाल इस पूरी महापंचायत पर रोक लगा दी गई। धारा 144 भी लागू है, जिसके चलते यहाँ पर बाजार बंद रखने के भी ऐलान किए गए। और अब आपको अब तक का घटनाक्रम भी बताते हैं। उत्तराखंड में विशेष समुदाय के लड़कों पर गंभीर आरोप लगे। नाबालिग लड़कियों को गुमराह कर भगाने की साजिश के आरोप लगे। 15 मई को विशेष समुदाय के युवक पर पुरोला में आरोप लगाया गया और नाबालिग लड़की को अगवा करने का यहाँ पर आरोप लगा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि समय रहते लड़की को वहां से बचा लिया गया। विकासनगर और कर्णप्रयाग में भी ऐसे मामले लगातार सामने आए हैं। हिंदू संगठनों ने महापंचायत बुलाने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम संगठनों ने भी जवाब में महापंचायत का ऐलान किया। 18 जून को इस महापंचायत का ऐलान मुस्लिम संगठनों द्वारा किया गया है। प्रशासन ने दोनों ही महापंचायत को इजाजत नहीं दी, जिसके चलते हिंदू संगठनों ने पुरोला में जो महापंचायत बुलाई थी आज के दिन वो रद्द कर दी गई है। महापंचायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से भी इंकार कर दिया था।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। जातिगत जनगणना की मांग उठाते हुए यूपी कांग्रेस आज से बड़ा सम्मेलन करने जा रही है और इसी को लेकर कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन के लिए बड़ा प्लान भी तैयार कर रही है। यूपी कांग्रेस जातिगत जनगणना को लेकर मंडलवार जातीय जनगणना कराओ, आरक्षण बढ़ाओ सम्मेलन करने जा रही है, जिसके जरिए पूरब से पश्चिम तक कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने का काम करेगी और इसकी शुरुआत आज से आगरा मंडल से होगी। दरअसल कांग्रेस ने यही फॉर्मूला कर्नाटक में भी अपनाया था, जहां पर उसे बम्पर जीत मिली और उसी के आधार पर अब कांग्रेस यूपी में इसी पर काम करना शुरू कर दिया। अल्मोड़ा के चौमू गांव में वन विभाग ने विशालकाय किंग कोबरा का रेस्क्यू किया और बताया जा रहा है कि ये किंग कोबरा गौशाला में छिपा था। ग्रामीणों ने जब इसे देखा तो दहशत मच गई, जिसके बाद मामले की जानकारी वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद किंग कोबरा को यहां पर रेस्क्यू किया। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 घंटे के लगातार मशक्कत के बाद यहां पर इस किंग कोबरा को रेस्क्यू किया गया। गौशाला के अंदर ये सांप छिपा हुआ था। सांप को देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल हो गया, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई और वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद 2 घंटे का समय यहां पर लग गया इस किंग कोबरा को वहां से रेस्क्यू किया। वहीं बिपरजॉय तूफान आज दोपहर 2:30 बजे के बाद गुजरात के तट से हिट करेगा। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात के गुजरात तट तक पहुंचने के साथ ही राज्य में बारिश की तीव्रता भी बढ़ जाएगी और कच्छ, देवभूमि, द्वारका तथा जामनगर में कुछ जगहों पर अत्यंत भारी बारिश देखने को मिलेगी। और ऐसे में IMD के मुताबिक कच्छ, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी जिले में यह आज 150 किलोमीटर प्रति घंटे के स्तर पर पहुंच जाएगा और प्रशासन अलर्ट है। तूफान को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचा दिया गया। तो 2:30 बजे दोपहर में बिपरजॉय तूफान आज गुजरात के जखाऊ बंदरगाह के पास पहुंचने वाला। क्या समंदर में उठी ये लहरें सबको डुबोने वाली? क्या कुदरत के आगे इंसानी ताकत बेबस होने वाली? क्योंकि सीना चीर कर आ रही 150 किलोमीटर की रफ्तार वाली तेज हवाएं न सिर्फ डरा रही हैं, बल्कि कयामत की याद दिला रही हैं। गुजरात के तटीय इलाके से टकराएगा, जहां पर लैंडफॉल होगी वहां पर ज्यादा विकट स्थिति पैदा हो सकती है और इसका प्रभाव पूरे गुजरात के तटीय इलाकों में और गुजरात के कई क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस चक्रवाती तूफान के गुजरात की तरफ बढ़ने का आगाज तेजी से हो रहा है। बिपरजॉय के खौफ से बड़े बड़े पेड़ अपनी जड़ें खोने लगे हैं, मकानों की नींव कमजोर पड़ने लगी है। आने वाले संकट को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सभी दौरे रद्द कर दिए हैं। 9 राज्यों की सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना के प्रमुखों को हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं ये तबाही का सिर्फ ट्रेलर है। तो मैक्सिमम रेनफॉल आप देख सकते हैं कि एंटायर सौराष्ट्र एंड कच्छ में हेवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो है कच्छ, देवभूमि, द्वारका एंड जामनगर डिस्ट्रिक्ट और हेवी टू वेरी हेवी फ्यू प्लेसेस पोरबंदर, राजकोट, मोरबी एंड जूनागढ़। मैं ये आपको बोल के रखूँ ये जो एरिया है यूजुअली इस टाइम पर ज़्यादा रेन नहीं मिलता है, इसीलिए ये जो बारिश होगा इस बारिश की वजह से इनंडेशन हो सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी चक्रवात की तस्वीरें सामने आई हैं। इनमें दिख रहा है कि कैसे अरब सागर के ऊपर बिपरजॉय विकराल रूप लेता जा रहा है। अंतरिक्ष से आई ये तस्वीर डराने वाली है। हालांकि सरकार का दावा है कि हिंदुस्तान बड़ी से बड़ी मुसीबत से निपटने के लिए तैयार है। NDRF, SDRF और BSF की कई टीमें मोर्चे पर डटी हुई हैं। गुजरात के 8 जिलों में 37,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। मछुआरों को समंदर से दूर रहने को कहा गया है। पर्यटकों को बीच पर न आने की हिदायत दी गई है,
क्योंकि गुजरात में तूफान है तो मुंबई में लहरें उफान पर। कर्नाटक के तटीय जिलों में दहशत छाई है, जहां 73 गांवों के तूफान की चपेट में आने की बात कही जा रही है। इन सब के बीच दुआओं का दौर भी जारी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम योगी आज मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर अयोध्या में जनसभा करेंगे। कल शाम ही सीएम योगी अयोध्या पहुंचे। सीएम योगी की रैली अयोध्या में नंदीग्राम भरतकुंड में होगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार योगीराज भरत की तपोस्थली पहुंचेंगे। प्रदेश में भाजपा की सरकार बने 6 साल हो गए हैं और इसी बीच सीएम योगी दर्जनों बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं, लेकिन अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर अयोध्या के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले नंदीग्राम भरतकुंड आज पहली बार जाएंगे। इसलिए सीएम योगी के इस कार्यक्रम को 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम भी माना जा रहा है। सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर भाजपा युवा मोर्चा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर वहां से रवाना भी करेंगे। तो 6 साल में सीएम योगी का पहला भरतकुंड दौरा है। पहली बार आज योगीराज भारत की तपोस्थली सीएम योगी जाने वाले। और आज से यूपी में योग सप्ताह का आयोजन शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर हर आंगन योग के मूल मंत्र को लेकर योग दिवस आयोजन की तैयारी भी की जा रही है। सीएम योगी 21 जून को आयोजित होने वाले 9वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस को लेकर प्रदेश भर में सामूहिक योगाभ्यास और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर निर्देश दे चुके हैं और इसके सफल आयोजन के लिए तैयारियां भी युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी हैं और इसको लेकर बड़ी कार्य योजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में आज से 21 जून तक योग सप्ताह को बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा। और अब बात मदरसों में योग पर महाभारत। सूर्य नमस्कार पर सियासी संग्राम। योग में सूर्य नमस्कार सबसे जरूरी आसन होता है, लेकिन इसी सूर्य नमस्कार को लेकर कई बार सवाल उठते रहे, क्योंकि जब बात मदरसों में योग कराने की आई, सियासत लौटकर फिर एक बार वहीं पर आ गई। मदरसों में योग, सियासत वाला रोग। सपा सांसद का तर्क, भाजपा का आतंक वाला अलर्ट। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस दिन मदरसों और दरगाह में भी योग कराने की तैयारी हो रही है, लेकिन सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मदरसों में योग को लेकर ऐसी बात कह दी है कि सियासत गर्म हो चली है, क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क ने 21 जून को तालीम दिवस के रूप में मनाने की मांग की है, जिस पर भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष बासित अली ने ये कहते हुए मोर्चा खोल दिया है कि सपा सांसद मदरसों को आतंक का अड्डा बनाना चाहते हैं। इसका तो ये हिस्सा है नहीं। मदरसों में तालीम के लिए मनाइए। मदरसों के अंदर तो तालीम दिवस मनाना चाहिए। योग दिवस से क्या मतलब है? ये मदरसों में हैरेसमेंट फैलाने के लिए सिर्फ, और ये चाहते हैं कि ये मदरसे न चले। शफीकुर रहमान बर्क को आज वही मदरसों की छवि चाहिए जो वो चाहते थे कि मदरसे आतंकवाद का अड्डा कहलाएं, मदरसे मुसलमानों को बदनाम करने का जरिया बने। आज जब मदरसे दुनिया भर में मुसलमानों का नाम रोशन कर रहे हैं, जब मदरसे दुनिया के साथ चल रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पेट में दर्द होने लगता है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने ये तैयारी की थी कि उत्तर प्रदेश के 1000 मदरसों में योग दिवस के मौके पर योग कराया जाएगा, और इसी का विरोध अब समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मदरसों में कुछ कराना है तो तालीम दिवस मनाइए, जो छात्र हैं उन्हें तालीम दीजिए। अब बीजेपी ने शफीकुर रहमान बर्क के इस बयान पर हमला बोलते हुए साफ तौर पर कहा है कि दरअसल सपा के जो सांसद हैं वो मदरसों को आतंक का अड्डा बनाना चाहते हैं। दरअसल सपा सांसद शफीकुर रहमान जब भी बोलते हैं विवाद खड़ा हो जाता है। वो इससे पहले भी मदरसों के सर्वे पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन जो बात मदरसों में योग से शुरू हुई है, क्या वो यहीं खत्म हो जाएगी या फिर 21 जून आते आते और बड़ी हो जाएगी? एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला। लखनऊ में चल रहे समाजवादी पार्टी के महामंथन का आज तीसरा दिन है। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर जिले की बैठक बुलाई।
बैठक में गोरखपुर जिले से पार्टी के प्रमुख नेता, जिला अध्यक्ष, तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। यूपी की 80 सीट को लेकर भाजपा ने एक सर्वे कराया, जिसमें यूपी की 16 सीटों को रेड जोन में डाला। अब इन्हीं रेड जोन वाली सीटों को अखिलेश ने अपने लाल रंग से जोड़ दिया है, जिस पर अब राजनीति गर्मा गई है। चौबीस में महाविजय की तैयारी, रेड जोन पर सियासत भारी। टिफिन पॉलिटिक्स से जीतेंगे दिल्ली की जंग, अखिलेश की रणनीति पर भगवा ब्रिगेड का तंज। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़े चुनाव को लेकर सियासी जोर आजमाइश जोरों पर है, क्योंकि भाजपा हो या सपा, दोनों ने अपने लिए यूपी में 80 सीटों का लक्ष्य तय किया है। जहां भाजपा अपनी टिफिन पॉलिटिक्स से रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाकर जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटी है, वहीं अखिलेश यादव की नॉन स्टॉप रणनीति ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है, क्योंकि अखिलेश यादव न सिर्फ बैक टू बैक बैठक कर रहे हैं, बल्कि भाजपा को उसी की लाइन पर जाकर चुनौती दे रहे हैं। यानी अभी से ही यूपी की हवा को अपनी तरफ करने में सपा और भाजपा दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिन पर उनके ही पुराने साथी ये आरोप लगाते रहे हैं कि वो एसी रूम में बैठे रहते हैं, फील्ड पर नहीं निकलते, उन्होंने ये मिथक तोड़कर 44 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर में सड़क पर उतरने का फैसला किया है। वो लगातार रथ यात्रा कर रहे हैं, प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर रहे हैं, लोकसभा चुनावों से संबंधित प्रभारियों की बैठकें कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी टिफिन पॉलिटिक्स के जरिए एक एक सीट को जीतने की रणनीति बना रही है। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव के एक ट्वीट ने सूबे की सियासी गर्मी बढ़ा दी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए सपा के रेड पावर को भाजपा के लिए रेड जोन बताया है। लेकिन अखिलेश यादव का ये ट्वीट भाजपा को इस कदर चुभा है कि अब रेड पावर वर्सेस रेड जोन को लेकर सपा और भाजपा में जुबानी जंग छिड़ गई। इस लाल टोपी, लाल झंडे के पीछे जो गुंडई को पूरी तरीके से संरक्षित करते थे, पल्लवित तो पोषित करते थे, ऐसे लोग कहते हैं कि इनकी रेड पावर से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। इनको समझ में नहीं आता कि यही रेड पावर जो इनकी जो है, माने गुंडई की जो पावर है, इसको ही पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए जनादेश जनता ने श्री योगी जी को दिया है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरफ इशारा किया है कि उनका रेड जोन हमारे लाल, तो लाल जो है हमारा क्रांति का प्रतीक है, और लाल रंग की हमारे समाजवादी पार्टी की टोपी भी है, जिसको हम सब लगाते हैं। तो निश्चित तौर पर हम क्रांतिकारी नौजवानों के साथ मिल करके, किसानों के साथ मिल करके, समाज के हर वर्ग को जोड़ करके 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बाहर करने का पूरी तौर पर प्रयास। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में साफ तौर पर लिखा है कि दरअसल ये रेड जोन की जो सीटें हैं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हैं। साथ ही साथ ट्वीट में आगे अखिलेश यादव ने लिखा है कि समाजवादी पार्टी का जो रेड पावर है वो बीजेपी के लिए रेड जोन है। अब अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने निशाना साधा है। सुब्रत पाठक का साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी का जो लाल रंग है, लाल टोपी है और लाल झंडा, वो गुंडई का प्रतीक है, और इसीलिए प्रदेश की जनता ने जनादेश देकर बीजेपी की सरकार को चुना और लाल रंग का जो पावर था, जो गुंडई थी, उसे खत्म कर दिया। गौरतलब है कि भाजपा ने यूपी की सभी 80 सीटों का आंतरिक सर्वे कराया है, जिसमें यूपी की उन सीटों को रेड जोन में डाला है जिन्हें भाजपा 2019 में हार गई थी। इनमें रायबरेली, अमरोहा, घोसी, सहारनपुर, लालगंज, अंबेडकर नगर, मुरादाबाद, संभल, नगीना, बिजनौर, मैनपुरी के साथ साथ रामपुर, आजमगढ़ को भी रखा गया है। इसके अलावा पिछली बार जीती इटावा और फिरोजाबाद और बदायूं की सीट को भी बीजेपी ने रेड जोन में रखा है। सूत्रों की माने तो इन सीटों पर भाजपा सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली है। कहा यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी के आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा रैली भी इन्हीं सीटों पर होगी। लेकिन जिस तरह से भाजपा और सपा के बीच
रेड पावर और रेड जोन वाली जंग छिड़ी है, उससे सवाल बड़ा हो गया है कि क्या 2024 की सबसे बड़ी लड़ाई इन्हीं सीटों पर होगी। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।